साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग अनविलिंग। आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं और फिर ऑप्शन खुलता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके संबंध में शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट रेंडर करने का। और जैसे ही आपका मेडिकल बोर्ड रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचता है, रिकॉर्ड ऑफिस फिर आपकी यूनिट को लेटर देता है, ये बंदा परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो चुका है, इसका पहले तो पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करो और उसके साथ साथ शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भेजो इसके सर्विस में रिटेंशन के लिए या नहीं। जैसे ही शेल्टर अपॉइंटमेंट की बारी आती है, बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या किया जाए, विलिंग करें अनविलिंग करें, अनविलिंग करने से क्या ओआरओपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, नुकसान क्या होगा, कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों पूरा आपको विस्तार से बताएंगे और हमसे पेंशन से संबंधित मामले के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जेबल रहेगा। दोस्तों विलिंग और अनविलिंग दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शेल्टर अपॉइंटमेंट में, ताकि यह निर्धारण किया जाता है कि आपको रिटेंशन देना है या नहीं देना है। ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बंदा उनका मेडिकली और फिजिकली फिट रहे, और जैसे ही आप लो मेडिकल कैटेगरी में आने लग जाते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर मेडिकल साइड से कुछ एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। आपको नॉर्मल सैनिक की तरह हर जगह पोस्टिंग नहीं दिया जा सकता, आपको नॉर्मल सैनिक की तरह हर काम नहीं दिया जा सकता। आपकी मेडिकल कंडीशन की बेस पे आपके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन कम आए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी हैं, आपको हाई एलटी नहीं भेजा जा सकता, फील्ड एरिया में नहीं भेजा जा सकता, काउंटर इंसर्जेंसी सीआई ऑफ जो है फील्ड में नहीं भेजा जा सकता। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग जाती हैं, और कहीं ना कहीं जब एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बोझ बन जाता है कि ये बंदा उस जगह पर जा नहीं सकता, ड्यूटी नहीं कर सकता, इसके बदले अब दूसरे बंदे को भेजना पड़ेगा, उसके ऊपर लोड आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लोड आ जाता है, क्योंकि जहां पर आप नहीं जा सकते वहां पर किसी को तो भेजना पड़ेगा। और इसलिए आपकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं और आपका रिटेंशन निर्धारण किया जाता है कि आपको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है। अब आपके शेल्टर अपॉइंटमेंट में आपका विलिंगनेस और अनविलिंगनेस अंकित किया जाता है और उसके बाद आपके यूनिट कमांडर का रिकमेंडेशन लगता है। अब 15 साल सर्विस नहीं हुई है, उससे कम सर्विस है, और आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट आप अनविलिंग कर देते हैं और आपके यूनिट कमांडर भी अनविलिंग कर देते हैं, या आप विलिंग करते हैं और यूनिट कमांडर शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करने की रिकमेंडेशन दे देते हैं, दोनों ही केस में आपका डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाएगा। और वहां पर सबसे पहला लॉस आपको जो होगा वो होगा कि आपको सर्विस पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्विस पेंशन का जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि आपकी 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। अब आपको अगर ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल डिसीज से संबंधित है और जो नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी, आपको फिर मिनिमम पेंशन मिलेगी, इनवैलिड पेंशन मिलेगी, और वो बहुत ही कम हो जाती है। तो सर्विस पेंशन का तो लॉस आपको होगा ही होगा, साथ में आपको पेंशनरी बेनिफिट्स का भी लॉस होगा, क्योंकि आपकी कम सर्विस में आप जाओगे, आपका उतना ही इंक्रीमेंट कम होगा और उतना ही पेंशनरी बेनिफिट भी आपका कम होगा। दूसरा, 15 साल हो गया, 15 साल के बाद आपको जो है बीमारी है ऐसी जिसकी वजह से आपको विड्रॉ किया जाता है शेल्टर अपॉइंटमेंट आपका, और आपकी जो बीमारी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड है, उस केस में आपको सर्विस पेंशन तो मिलेगी लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी,
क्योंकि वो एक्सेप्ट की गई है एज ए नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू सर्विस। और दूसरा, अगर एट्रीब्यूटेबल है और एग्रावेटेड है और 15 साल सर्विस भी है, ऐसे केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के चांसेस हैं और सर्विस पेंशन तो आपको मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एलिजिबल क्राइटेरिया में आनी चाहिए, यानी जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है 20% उतनी होनी ही चाहिए, तब जाकर के आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, भले ही वो एट्रीब्यूटेबल टू हो या एग्रावेटेड टू हो। दोस्तों, इसके साथ साथ अब 8th पे कमीशन का गठन हो गया है। अब फायदा किसको होगा? फायदा सभी को होगा, क्योंकि सभी के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन लागू होगा। लेकिन लो मेडिकल कैटेगरी वाले अगर बंदे हैं और सर्विस पूरी करके जा रहे हैं और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड परसेंटेज में है, जिसके ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिल सकती है, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उनकी आ रही हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक तो उनको सर्विस पेंशन का लाभ होगा, दूसरा डिसेबिलिटी पेंशन का भी लाभ होगा।